नमस्कार। बलिया के तमाम गणमान्य नागरिक, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र और मेरे नौजवान साथियों, बलिया हब को जिन युवाओं ने बनाया है उन सबको बहुत बहुत मुबारक। बलिया हब अपने बलिया के मिजाज से काम कर रहा है। बलिया हब के संस्थापक जनाब नीरज प्रताप सिंह साहब, उनकी टीम, उनके तमाम वो दोस्त जो लगातार बलिया से उठने वाली हर आवाज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जा रहे हैं। जो कुछ मुझे इतिहास थोड़ा आप लोगों के माध्यम से पता चला, कुछ मेरे लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन की चीज थी कि जब ये भारत आजाद नहीं था और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो बलिया का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन वो शायद इस तरीके से सामने नहीं आया। या हो सकता है कि बलिया और बलिया के आसपास में वो कहानी किस्सों में, वो लोकगीतों में पढ़ा जाता हो। हम बचपन से पढ़ते रहे हैं कि 1857 का जो पहले स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ वो मेरठ से हुआ। ये तो सबको पता है। और मेरठ में जिन्होंने पहली बगावत की उनका नाम भी सबको पता है कि वो मंगल पांडे हुआ करते थे। लेकिन मंगल पांडे का बलिया से क्या कनेक्शन है ये आज ही मुझे पता चला। गांव नगवा, जिला बलिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ से उस वक्त की ईसाई क्रिश्चियन सरकार के खिलाफ अगर पहला बिगुल बजाया तो बलिया जिले के इस महान सपूत ने मेरठ में बगावत की चिंगारी शुरू की। लेकिन ठीक उसी वक्त 1857 के उसी समय में खासतौर से भोजपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, ये तमाम जिलों का भी नेतृत्व बलिया की धरती के सपूत वीर कुंवर सिंह साहब ने किया। तो यानी ही एक उत्तर प्रदेश में, जहां से मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा, वहां से भी बलिया से आदमी चल के आया मंगल पांडे की शक्ल में। और आसपास के जिलों जिसमें आजमगढ़ है, भोजपुर है, गाजीपुर है, इन तमाम जिलों का भी नेतृत्व उस बलिया के सपूत ने किया। लेकिन ये कहानी किससे हो सकते हैं, ये इतिहास का हिस्सा हो सकता है। और शायद इसीलिए बलिया को बागी कहा जाता है। और अगर आप इस मिजाज को समझना चाहते हैं और आज का युवा समझना चाहता है, और खासतौर से बलिया के बाहर के जो लोग भी आज जुड़े हुए हैं, कई फोन मेरे पास विदेश से आए और उन्होंने कहा कि आज आप बलिया में मौजूद हैं। मैंने कहा मैं बलिया में मौजूद नहीं हूं, बलिया के लोगों से मैं यहीं दिल्ली से संपर्क में रहूंगा। तो वो भी ये कह रहे थे कि हम सुनना चाहते हैं। वो भी आज सुन रहे हैं, कई लोग अमेरिका में सुन रहे हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं इसको। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ बलिया के प्रपेक्ष की बात को बाहर के लोगों को भी बताऊं जो आज से कई सालों पहले विदेश चले गए हैं। लेकिन मैं और आप और जो आने वाली पीढ़ी है, कम से कम मैं अपने दौर की पीढ़ी की बात कर सकता हूं। हमने जयप्रकाश नारायण को नहीं देखा, हमने चंद्रशेखर को से हम जरूर मिले,
लेकिन यहां तो महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि आजादी की लड़ाई में जिन वीर सपूतों को बलिया की मिट्टी ने पैदा किया, वो काम रुका नहीं। ये बागी पैदा करने की जो फसल है उसे बलिया की मिट्टी ने बंद नहीं किया। वो ये जानती थी ये मिट्टी कि आजाद भारत को, जो कि तथाकथित तौर पे आजाद है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से कुछ लोगों को नॉमिनेट करके आजादी से पहले भारत का प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन सत्ता के ऊपर बने रहने की प्रवृत्ति ने जिन अत्याचारों को हमने अंग्रेजों के दौर में देखा, वो 1947 के बाद सत्ता की लालसा और उसे ऐन कैन प्रकरण से बनाए रखने की जो सोच थी, ये खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि भारत के जो हमारा राजनीतिक मिजाज है, उन लोगों ने सत्ता पर बैठ करके वही नीति अपनाई जो अंग्रेजों के जमाने की थी। और क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें अपनी चाटुकारिता के कारण यह सत्ता सौंपी, और जो तमाम सारे बागी लोग थे, चाहे बंगाल में सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वीर सावरकर हो पश्चिम के अंदर, इन तमाम सारे ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक खास किस्म के लोग पैदा किए गए और उनको यह बताया गया कि यही बहुत महान हैं, यही पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन बलिया की मिट्टी ये जानती थी कि देश आजाद तो हो गया है, इसलिए आप याद करें 1975, सत्ता का दंभ और सत्ता की ताकत से आम जनमानस को कैसे कुचला जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए एक तानाशाह ने जब भारत की तमाम विधाओं को, इंस्टीट्यूशंस को सत्ता का दुरुपयोग करके उस सत्ता पे बैठे रहने की जब मनोदशा को उन्होंने दर्शाया, तो पूरे देश में इसकी नुक्ताचीनी तो बहुत हुई, लोगों ने क्रिटिसाइज तो जरूर किया। लेकिन सवाल होता है कि घर में बैठ करके किसी को क्रिटिसाइज कर देना, घर में बैठ करके क्रांति की बातें कर देना, घर में बैठ करके बगावत की बातें करना, यह बहुत आसान है। और ये तमाम जो इस देश में स्थापित लोग हैं, जिनके पास आर्थिक सत्ता है और उस आर्थिक सत्ता के बल पे वो राजनीतिक सत्ता को कंट्रोल करते हैं, और राजनीतिक सत्ता कभी कभी ऐसे लोगों की बौनी बन जाती है। ऐसे में सत्ता प्राप्ति के लिए तो इस देश में बहुत लोगों ने लड़ाई की होगी, सत्ता के शीर्ष पे पहुंच जाएं, सत्ता में कुछ भागीदारी मिल जाए। लेकिन उस वक्त भी सिताब दियारा, वहां से एक भारत का महान सपूत चला और उसने अपनी निजी किसी स्वार्थ, निजी किसी इच्छा को आड़े नहीं आने दिया। और उस वक्त की तानाशाह सरकार के खिलाफ, जिसने इमरजेंसी लगा करके सत्ता पे बने रहने की कोशिश की, उसको चुनौती देने वाले भी लोकमान्य जयप्रकाश नारायण भी बलिया से निकले और पूरे देश को एक किया। और जब तक उस सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंका, तब तक चैन से नहीं बैठे। इसलिए मैंने कहा कि ये बलिया का बागीपन रुका नहीं। इसलिए बलिया के एक छोटे से गांव इब्राहिम पट्टी में फिर एक सपूत, फिर उस बागी को जिसका मिजाज अक्खड़ था, जिसने कोई सत्ता का पद स्वीकार नहीं किया, जिनके पास 11वीं क्लास तक चप्पल पहनने के पैसे नहीं थे, नंगे पैर स्कूल जाते थे, जब बोलते थे तो किसी को भी
उस पे सवाल उठाने का मौका नहीं देते थे। मैंने संसद में और संसद के बाहर उस शख्स को अपने बिल्कुल बलियाई मिजाज के हिसाब से बोलते देखा। उस आदमी ने कभी सत्ता मिल जाए इसकी कभी उसको मोह नहीं रहा, और सत्ता मिल गई तो अपनी शर्तों पे रहे और चली गई तो उसका गम नहीं हुआ। जब तक रहे तब तक बलिया का जो मिजाज है वो उनमें बरकरार रहा, और ऐसे ही हमने शख्स को देखा जिसका नाम चंद्रशेखर था। ये जो बागीपन है ये बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि आज बगावत किससे और आज बगावत की जरूरत क्या है। मैं समझता हूं तमाम नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र और खास तौर से युवा, आप इस बगावत का मतलब समझें। अंग्रेजों से बगावत, आधुनिक भारत में, आजाद भारत में लोकतांत्रिक तौर पे चुने हुए तानाशाहों से बगावत, लेकिन मैं बगावत के इस मूड को, मैं बगावत की इस धारा को जो बलिया से बरसों पहले शुरू हुई थी और जहां आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बलिया हब से शुरू करा हुआ ये पेज जिस पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, मैं नीरज प्रताप सिंह और उनके साथियों से एक बार फिर यह अनुरोध करूंगा कि आप आम नागरिक नहीं हैं, आप साधारण मिट्टी के वंशज नहीं हैं। आपको इस दौर में 2020 के भारत में उस बगावत को नेतृत्व देना है, और यह बगावत अब किसी सत्ता के खिलाफ नहीं है। सत्ताओं में लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक भारत देश रहेगा। आप किसी से वैचारिक तौर पर मतभेद रखते हो, रखें। मैंने कभी भी सत्ताओं का इसलिए विरोध या इसलिए तारीफ नहीं की कि सत्ता पे आने वालों ने इनकम टैक्स में कुछ छूट दे दी, कुछ फ्री चीजें बांट दी, कुछ हवाई जहाज चल गए, कुछ सड़कें बन गई। मैं इसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं मानता, लेकिन राजनीतिक तौर पे विरोध करना ठीक है। यह सिलसिला 70 साल में हमने देखा कि राजनीतिक तौर पे आपने किसी का विरोध किया, कोई हट गया, कोई आ गया, फिर दूसरा आ गया, लेकिन क्या सत्ता का मिजाज बदला? क्या सत्ता बदलने के साथ व्यवस्था बदली? क्या भारत राष्ट्र को किसी ने मजबूत किया? जो भी सत्ता पे आता है, सत्ता का मिजाज होता है कि वो सत्ता पे ज्यादा से ज्यादा दिन तक रहना चाहता है। ये बात मैं आज के युवाओं से शायद इसलिए कह पा रहा हूं कि आज हमारे दौर की कठिनाइयां नहीं हैं आपके सामने, हमारे दौर के संकट नहीं हैं आपके सामने। आप उस दौर में हैं जब पूरी दुनिया में संचार क्रांति हो गई है, और संचार क्रांति का किसी देश की जागृति में इसलिए महत्वपूर्ण रोल होता है कि अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, दुनिया में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, क्यों ये षड्यंत्र हो रहे हैं, क्यों इस देश में चाहे वो इस्लामिक आतंकवादी मुगलों की शक्ल में आए, चाहे ईसाई आए, चाहे पुर्तगाली आए, ये सब आए क्यों भारत? अगर इसको आप समझ जाएं, जिसे हम कहते थे सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं थी, इसको समझने की जरूरत है। वो उसका एक